बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप एनर्जी इकनॉमिक्स का चैप्टर 29 पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। तो दो तरह के रिएक्टर्स हैं, एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है और दूसरा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। उन्होंने सॉल्व किया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है जब आप प्रेशर में इजाफा करते हैं। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और आमतौर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये तब होता है कि जब वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। लेकिन हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं और प्रेशर कुकर में आप देखेंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ज़्यादा हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है ताकि ये गर्मी को रिटेन रखे और आपका दाल या गोश्त वगैरह वो जल्दी पक जाए। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो इसके साथ साथ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो वाटर वो बुखारात में कन्वर्ट नहीं होता, उससे भाप नहीं बनता। और दूसरा टाइप है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो इन दोनों रिएक्टर्स को हम पढ़ते हैं। एक है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो जो टिपिकल कमर्शियल प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर होता है, तो इसमें जो रिएक्टर कोर होता है वो हीटिंग पैदा करते हैं, वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी होती है। और इस डायग्राम से ये समझ लें, ये हमारे पास जो कंट्रोल रॉड्स है, ये वाला एरिया यहाँ पर प्रेशराइज़र उन्होंने लिखा है और ये रिएक्टर वेसल है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर वाटर होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पर। तो वहाँ पर हीटिंग हो रही है, लेकिन प्रेशर की वजह से ये वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा हीट उसने रिटेन रखा है। अब क्या होता है, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये पाइप स्टीम जनरेटर में भी इंटर हो रहा है और स्टीम जनरेटर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पानी है। तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये काफ़ी गर्म हो चुका है। ये जो लूप है, ये जो पाइप है, तो इसमें इतना ज़्यादा हीट है, यहाँ पर जो वाटर मौजूद है स्टीम जनरेटर में, वो वाटर वो भाप में कन्वर्ट होता है और ये स्टीम आगे जाकर टरबाइन को घुमा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दो तरह के सिस्टम है और दो तरह के पाइप है। एक पाइप वो प्रेशराइज वाटर है, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता और इतना ज़्यादा हीट उसने रिटेन किया है। और जब ये पाइप वो स्टीम जनरेटर में इंटर होता है, वहाँ पे जो वाटर है उसको भाप में कन्वर्ट करता है और ये भाप आगे जाकर टरबाइन को घुमाता है और ये टरबाइन जनरेटर के साथ वो अटैच है। तो जनरेटर करंट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी आगे सिटीज़ को और विलेजेस को सप्लाई की जाती है और इस तरह आपके जो अप्लायंसेज है वो उसकी मदद से चलते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जो प्रेशराइज वाटर है प्राइमरी कूलेंट लूप में, वो हीट को स्टीम जनरेटर में ले जाते हैं और स्टीम जनरेटर में जो वाटर है, तो ये यहाँ पर जो कूलेंट लूप पे जो कि गर्म पानी है, उसकी वजह से ये स्टीम जनरेटर में जो वाटर है उसको भाप में कन्वर्ट करता है और ये जनरेटर जो स्टीम जनरेटर है ये टरबाइन को घुमाता है भाप की मदद से। और टरबाइन जब घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है और जनरेटर बिजली पैदा करता है। तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स ये वाटर को अंडर प्रेशर रखते हैं ताकि ये हीट अप हो जाए, गर्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर पानी वो बॉयल नहीं होता। और फिर ये वाटर जो रिएक्टर से जाता है और स्टीम जनरेटर जाता है, वो स्टीम जनरेटर में जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। और ये बात नोट करें कि स्टीम जनरेटर का जो वाटर है और रिएक्टर का जो वाटर है ये मिक्स नहीं होता, ये अलग अलग सिस्टम है। इसी तरह जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो रिएक्टर एरिया में होता है और दूसरा वाला एरिया जो स्टीम जनरेटर जहाँ पर है, जहाँ पर टरबाइन है, वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ नहीं होती। दूसरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। यहाँ पर सिंगल लूप होता है और आप यहाँ पर डायग्राम में देख लें कि सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है तो वो बॉयल हो जाता है, इससे स्टीम बनता है, ये टरबाइन को घुमाता है, फिर यहाँ पर उस और टरबाइन के साथ जनरेटर है और यहाँ बिजली पैदा की जाती है और ये स्टीम टरबाइन से निकल कर दोबारा कंडेंस हो जाती है, दोबारा उससे पानी बनता है और ये पानी वापस आकर दोबारा इससे भाप बनता है और इसी तरह ये बिजली पैदा की जाती है। तो यहाँ पर सिंगल लूप और सिंगल पाइप है और डबल लूप या डबल पाइप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो रिएक्टर कोर वो हीट क्रिएट करता है और सिंगल लूप वो स्टीम को डिलीवर करता है टरबाइन को। इसी तरह टरबाइन वो घूमते और करंट पैदा करता है और फिर ये वाटर दोबारा रिएक्टर कोर में आ जाता है। तो ये कूलिंग वाटर इज फोर सर्कुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकली पावर पम्प। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर पम्प है और वो कूलिंग पैदा करता है और दोबारा भाप से वाटर पैदा होती है। ये वाटर आगे जाकर फिर इससे स्टीम बनता है
तो ये प्रोसेस जारी रहता है। एक और रिएक्टर होता है जिसको ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लें कि प्लूटोनियम 239 किस तरह पैदा होता है। ये बात नोट करें कि प्लूटोनियम 239 ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूरेनियम 235 के मुकाबले में। अब ये प्लूटोनियम 239 किस तरह प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा था कि जब यूरेनियम 238 पर यूरेनियम 235 के न्यूट्रॉन पड़ते हैं तो ये प्लूटोनियम बनता है, तो प्लूटोनियम 239 बनता है। और ऐसे रिएक्टर जिसमें प्लूटोनियम 239 बनते हैं उसको ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है, और ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड रिएक्टर्स होते हैं। अब ब्रीडर रिएक्टर के लिए जो टाइम दरकार होता है कि वो सेकंड रिएक्टर बना ले, यानी प्लूटोनियम 239 बना ले, तो जितना टाइम उसके दरकार होता है उसको डबलिंग टाइम कहते हैं। और तकरीबन हम कहते हैं कि प्लूटोनियम 239 बनाने के लिए हमें दरकार होते हैं 10 ईयर्स। तो रिएक्टर्स जो है ना वो काम करता है 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद वो प्लूटोनियम 239 बनता है, और फिर हम प्लूटोनियम 239 को इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। लिहाजा हमारे पास जो है ना वो फ्यूल्स ख़त्म नहीं होता, और हम 10,000 साल के लिए हमारे पास वो फ्यूल मौजूद होता है। अमूमन जो फ्रेंच रिएक्टर्स है उनको वो ज़्यादातर ब्रीडर रिएक्टर्स है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जब एटॉमिक बम बना रहा था तो वहाँ से उन्होंने यूरेनियम को जो है ना वो इंपोर्ट किया था, और ख़ामोशी के साथ। तो ये काफ़ी, और आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पर एक लिखी एक किताब है, वो उसको आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल से पाकिस्तान ने फ्रांस से ये चीज़ें मंगवाई थी। अब यूएस जो रिएक्टर्स है वहाँ पर कोई ब्रीडर रिएक्टर नहीं है, अगरचे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ईजाद किया था। अब क्यों उन्होंने ये ब्रीडर रिएक्टर नहीं लगाया, तो 1977 में जिमी कार्टर ने इस पर पाबंदी लगाई थी। उनको ये खौफ था कि ऐसा ना हो कि प्लूटोनियम यहाँ से कोई दूसरा मुल्क वो ना चुराए, और वो इसी वजह से उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई। तो वहाँ पर जो ब्रीडर रिएक्टर्स है वहाँ पर पाबंदी है, और कोई ब्रीडर रिएक्टर नहीं है। और हमें पता है कि आजकल जो तमाम बम्स है, एटॉमिक बम्स है, वो प्लूटोनियम 239 से बनते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, व्हाट आर द मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। अच्छा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो मेडिसिन में वो इस्तेमाल हो रहा है, उसको आगे हम जाकर पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात की तो दो न्यूक्लियर मेजर एक्सीडेंट्स है। एक यूक्रेन में 1986 में हुआ था, और ये डिज़ाइन में मसला था और ऑपरेशन में मसला था, तो उसकी वजह से काफ़ी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो इन्वायरमेंट में मिले थे, वो काफ़ी लोग उससे मुतासिर हुए थे। और दूसरा 2011 में जापान में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर धमाका हुआ था, तो इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, और माहौल काफ़ी आलूदा हुआ था रेडिएशन की वजह से। तो ज़ाहिर बात है कि इन रेडिएशन की वजह से कैंसर की बीमारी वो लाहक होती है। तो इसके साथ दीगर इश्यूज़ भी हम पढ़ेंगे। इसके यूजेस क्या है। एक न्यूक्लियर वेपन से, एक तो हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम बिजली पैदा करें जो कि यूज़फुल इस्तेमाल है। इसके साथ हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एटॉमिक बम्स है। दूसरा है कि मटेरियल रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रेडियो एक्टिव केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मटेरियल की जो साख है उसको देख ले और इससे नई चीज़ें बना ले, या इसको अपग्रेड करे, उससे बेहतर चीज़ बना ले। अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है, और हम देखेंगे कि किस तरह ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। और एग्रीकल्चर में भी, जैसा कि स्टेरिलाइजेशन में होता है, यानी ये जो फूड मटेरियल है अगर इसमें जरासीम हो, बैक्टीरिया हो या कीड़े हो, तो ये रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो हमारी खुराक वो महफूज हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और दीगर इस्तेमाल भी है। डायग्नोस्टिक यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस में हम रेडियो एक्टिव केमिकल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बतौर ट्रेसर, अब बोन स्कैन में, किडनी स्कैन और अदर। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स है कि ये बतौर ट्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेसर का मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी में ये जाए तो ये इससे शुआई निकलती है। एक स्पेशल कैमरा लगा हुआ था और वो कैमरा इसका इमेज लेता है, तो डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर मसला है आपकी बॉडी में। क्योंकि अब ये क्यों मुमकिन है, क्योंकि कुछ नेचुरल एलिमेंट्स में ये सलाहियत होती है कि वो बॉडी के कुछ ख़ास हिस्सों में ये जमा हो जाते हैं।
अच्छा, आयोडीन एक केमिकल है आपके खुराक में जो कि थायराइड में जमा होता है। इसी तरह फास्फोरस हड्डियों में जमा होता है, पोटासियम मसल में। आयोडीन थायराइड में इसलिए जमा होता है कि थायराइड एक केमिकल बनाता है थायरोक्सिन, और उसके लिए आयोडीन दरकार होते हैं। तो इसी वजह से हम आयोडीन का एक आइसोटोप है आयोडीन 131 और दीगर आइसोटोप्स जो कि रेडिएशन खारिज करता है, तो इसी की मदद से हम बीमारियों की तशख़ीस कर सकते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड्स के। इसी तरह फास्फोरस का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो बोन में जमा हो जाते हैं और उससे हम पिक्चर लेते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि बोन में क्या मसला है। इस तरह मसल में पोटासियम, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो पोटासियम का है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब पेशेंट के बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंजेक्ट किया जाता है तो एक स्पेशल कैमरे के ज़रिए से वो पिक्चर लेते हैं, तो इससे हम इंटरनल वर्किंग ऑफ द आर्गन वो मालूम कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेडिकल प्रोसीजर, उसकी एग्ज़ाम्पल, तो एक एग्ज़ाम्पल है मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग मेव। तो ये इसी की मदद से इस इमेज के ज़रिए से हमारे दिल में जो ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड फ्लो करता है, उसका इमेज लिया जाता है और ये मालूम किया जाता है कि ब्लड हमारे दिल को कुछ मसला है या नहीं है। दूसरा बोन स्कैन है, तो फास्फोरस का हमने देखा कि हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक्सरे के मुकाबले में 6 से 18 मंथ फेल है वो कैंसर की बीमारी को तशख़ीस कर सकते हैं। इस तरह किडनी स्कैन ये भी काफ़ी सेंसिटिव है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के मुकाबले में, और ये किडनी फंक्शन को मुकम्मल तौर पर इवालुएट कर सकते हैं। इसी तरह हम रेडियो एक्टिव टेक्नीशियम, ये 99M, इसका ये हमारे जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन, उसके बोन में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी तशख़ीस करते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में। तो ये रेडियो एक्टिव टेक्नीशियम की मदद से ये पॉसिबल हुआ। इस तरह लेबॉर्ट्री टेक्निक्स भी है जो कि रेडियो एक्टिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मिसाल के तौर पर न्यू बॉर्न बेबी है और इसमें थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा, गैर फ़ाल है, तो ज़ाहिर बात है जब आपका थायराइड ग्लैंड, आपके बच्चे का थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा तो वो बच्चा दिमागी तौर पर कमज़ोर होगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ये इंतहाई ज़रूरी है बच्चे की दिमागों के लिए। तो जिन बच्चों में ये काम नहीं करता हो तो वो बच्चा ज़हनी तौर पर वो रिटार्ड होता है। तो इसमें ये होता है ना कि हम रेडियो एक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो मुख्तलिफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तशख़ीस करते हैं कि थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है या नहीं, और उसके लिए हम आयोडीन 131 इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो तशख़ीस हो जाती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर इसका इलाज करता है और बच्चा वो जहनी बीमारी का शिकार नहीं होता। इसी तरह डायरेक्ट इंटरनल या एक्सटर्नल रेडिएशन, दो तरह के इलाज है कैंसर का या ट्यूमर का। एक बंदे में कैंसर की तशख़ीस हो गई तो डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन यानी केमिकल्स वो रिकमेंड करते हैं, तो वो बंदा जब दवाई लेता है तो उसकी मदद से वो कैंसर के जो सेल्स है वो मर जाते हैं, इसको कीमोथेरापी कहता है। दूसरा रेडिएशन की वजह से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेज निकलते हैं तो वो जो कैंसर वाले सेल है उसको मार देते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि वो बंदा वो जल्दी ठीक हो जाता है। और आप शौकत खाना में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पर ये रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी ये दोनों होता है, और ये ज़्यादा रेडियोथेरापी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये हमारे हेल्थी टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुँचाता और जो कैंसर वाले सेल्स है उसको ख़त्म कर देते हैं, या जो रसूली वाले सेल हैं। इस तरह थायराइड डिजीज़ की अगर हम बात करें तो थायराइड कंडीशन का एक बीमारी है जिसको ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। तो इसका इलाज इस तरह हो सकता है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है आप इसको पी लें, तो ये जो आयोडीन 131 है तो वो वहाँ पर जाकर वो जो आपका डैमेज एरिया है उसको ख़त्म करते हैं और जो डिजीज़ पोर्शन है उसको ज़ाय कर देते हैं। इस तरह न्यूक्लियर बैटरीज़ को ले लें। न्यूक्लियर बैटरीज़ वो थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन उसमें होता है, यानी यहाँ पर रेडिएशन की वजह से हीट पैदा होती है और हीट की वजह से वो एनर्जी पैदा होती है, और इसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो मौजूद होते हैं और ये फेस मेकर में इस्तेमाल होता है, जिसके लिए थोड़ी मकदार में एनर्जी या पावर वो दरकार होती है। इस तरह का लार्जर वर्जन वो आर्टिफिशियल हार्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ जो रिलेटेड मसाइल्स हैं उसको हम वन बाय वन देखते हैं। एक ये है कि जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो उससे बिजली बनाई जाती है, पाकिस्तान में भी बनाया जाता है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, दीगर प्लांट्स वो चाइना की मदद से लगाए जाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जिन ममालिक के साथ एटॉमिक बम नहीं है उनके पास, तो वो इससे न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर ये फिसल मटीरियल्स है
इससे फिशन होता है, न्यूक्लियर फिशन, तो इसकी मदद से वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। और इस मसले को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहा जाता है, यानी एटमी फैलाव। और दुनिया चाहती है कि ज़्यादा ममालिक के पास एटॉमिक बम ना हो, क्योंकि इससे ख़तरा होता है। तो अमूमन जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो इनरिच यूरेनियम है वो इतना कंसनट्रेटेड नहीं होता कि उससे बम बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जैसा कि ईरान इस्तेमाल कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है कि वो यूरेनियम को इतने मकदार में इनरिच करे जिससे बम बनाए जा सके। इसी वजह से अमेरिका को इस पर तशवीश है। तो इसके साथ साथ जो ब्रीडर रिएक्टर्स है, जैसा कि कैंडू है, तो इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि प्लूटोनियम बना ले। और हमें पता है कि प्लूटोनियम ये एटॉमिक बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये यकीन किया जाता है कि इस तरह के जो रिएक्टर्स है, तो ये इन रिएक्टर से जो प्लूटोनियम बना है, तो इसने पाकिस्तान और इंडिया की मदद की, उन्होंने इस मदद से एटॉमिक बम बनाया है। इसका एक और मसला ये है कि यहाँ पर जो लो लेवल रेडिएशन गार्बेज होता है, जैसा कि ग्लव्स है, दस्ताने, इसी तरह जो वेस्ट है, टेलिंग्स और इस तरह दीगर औजार है, तो उससे ज़ाहिर बात है कि रेडिएशन निकलेंगे और उससे लोगों की सेहत को ख़तरा होगा। तो ये भी एक मसला है, और इसको डिस्पोज़ करना, उसको महफूज करना, उसको ठिकाने लगाना। दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल्स है जो कि खर्च हो चुका है, तो उनके लिए महफूज ज़ख़ीरा बनाना और उसको ठिकाने लगाना ये एक भी बड़ा मसला है, क्योंकि उनसे जो रेडिएशन निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि इंसानों को नुकसान पहुंचेगा और जानवरों को, प्लांट्स को। तो ज़ाहिर बात है कि उनको शील्डेड बेसन ऑफ वाटर में महफूज करना है, या ड्राई स्टोरेज वाट्स या कंटेनर्स है, और इसको तब तक महफूज करना है, स्टोर करना है, जब तक इसमें रेडियो एक्टिविटी ख़त्म ना हो या कम ना हो, ताकि इससे इंसानों को नुकसान ना हो। और ये बात नोट करें कि बस ये फ्यूल पर डिपेंड करता है। कुछ फ्यूल्स वो कुछ दिनों में वो ख़तरे से बाहर हो जाते, और कुछ फ्यूल्स की रेडियो एक्टिविटी के ख़ात्मे के लिए 1000 साल लगेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि जो ज़्यादातर वेस्ट है हम टेम्प्रेरी स्टोरेज साइट में वो रखते हैं, और उसकी मेंटेनेंस रखते हैं, और उसकी सूटेबल परमानेंट डिस्पोजल मेथड्स वो आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसको ठिकाने लगाते हैं ताकि इंसानों को या एनवायरनमेंट को इसका नुकसान ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पिन फ्यूल पूल है, और यहाँ पर जो रिएक्टर साइड्स है उसका पुज़ला यहाँ पर रखा जाता है, और जब ये तालाब भर जाते ये स्टोरेज, तो इसके ऊपर एक कंटेनर रखा जाता है जिसको ड्राई कास्ट स्टोरेज कहते हैं। तो ये ग्राउंड ड्राई स्टोरेज कास्ट के ऊपर होता है, और ये इसमें भी ये कैपेसिटी है कि वो जो न्यूक्लियर पुज़ला है, उसको वेस्ट है, उसको महफूज रखे। जुलाई 23, 2002 में प्रेसिडेंट बुश, अमेरिका के जो बुश थे, उन्होंने हाउस जॉइंट रेजोल्यूशन 87 पर दस्तखत की, और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को ये इजाज़त दी कि आप स्टेप ले और एक महफूज रिपोजिटरी यानी एक स्टोरेज या ज़ख़ीरागाह वो बना ले, ताकि हमारे जो नेशन का न्यूक्लियर वेस्ट है, अमेरिकन न्यूक्लियर वेस्ट, उसको महफूज करे, स्टोर करे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उस पर काम कर रहा है, और वो उसकी कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है, ताकि वो इस तरह रिपोजिटरी बना ले, स्टोरेज, जिसमें 77,000 टन कैपेसिटी है, वो इतना न्यूक्लियर वेस्ट वो स्टोर कर सकता है। अगर प्लांट वो उसका लाइफ ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? तो अब तक 1000 जो माइंस है बारूदी सुरंगें, 90 कमर्शियल पावर रिएक्टर्स है, और 250 रिसर्च रिएक्टर्स, और नंबर ऑफ़ फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ वो ख़त्म हो चुके हैं, अभी वो काम नहीं कर रहे, और अब उसमें मुकम्मल तौर पर कुछ ख़त्म हो चुके हैं, डिसमेंटल हो गए। तो तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पाइप्स, पम्प्स वगैरह उसको रिमूव किया जाता है, या उसको रिसाइकल किया जाता है, या उसको स्टोर किया जाता है, ताकि ये इन चीज़ों से दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है कि रेडियो एक्टिव केमिकल्स हो सकते हैं, और उससे रेडिएशन निकलेंगे तो लोगों को नुकसान या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये आपका चैप्टर था, जहाँ पर आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।